सिन्हा साहब, एक आपकी याचिका आज दिल्ली हाई कोर्ट में थी, जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, उसको लेकर के उस पे आपका क्या मतलब फैसला आया? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जो दिल्ली के अंदर छात्र आंदोलन चल रहा है, और छात्र आंदोलन क्या, 20 जुलाई 2026 के 12 बजे के पहले तक वो छात्र आंदोलन था, लेकिन 12 बजे के बाद वो छात्र आंदोलन नहीं रह करके वो देश विरोधी, सरकार विरोधी और विभिन्न राजनीतिक विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का वो सम्मेलन और प्रदर्शन बन के रह गया। सर्वप्रथम मैं बताऊं कि किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल के छात्रों के लिए हम सबों को बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हमारे मन में अगाध प्रेम है, स्नेह है, और हम चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। लेकिन छात्र आंदोलन के आड़ में जिस तरह से सोनम वांगचुक और उनके साथ साथ जो विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण थे, उन लोगों ने मिली भगत करके और स्टूडेंट एजिटेशन को जो हाईजैक कर लिया, उसी हाईजैक के खिलाफ जो सतीश कुमार अग्रवाल, जो हिंदू महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं भूतपूर्व, उनके तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। और उस याचिका में यह कहा गया था कि छात्र आंदोलन के आड़ में यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नतीजा है कि जिस तरह से जंतर मंतर और जंतर मंतर के आसपास के इलाके में जिस तरह से संसद भवन को घेरने की तैयारी हुई और घेरने का पूरा प्रयास किया गया, जिस तरह से पुलिस बल पर पत्थरों से, लाठी डंडों से प्रहार किया गया, जिस तरह से महिला जर्नलिस्ट और जो पुरुष जर्नलिस्ट थे उनके साथ अभद्रता, मारपीट उनके साथ भी जो किया गया, उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो दायरा था जंतर मंतर से बाहर निकल करके, क्योंकि जंतर मंतर जो एरिया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से डेजिग्नेटेड धरना स्थल है, आंदोलन का स्थल है, लेकिन वहाँ से वो निकल करके कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के तरफ चारों तरफ फैल करके इन्होंने आंदोलन को अंजाम देना शुरू किया। नाम तो छात्रों का था, छात्र आंदोलन का था, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि छात्रों की संख्या न के बराबर बच गई थी, और सारी संख्या जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो एंटी इंडिया मूवमेंट के जो लोग जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग थे। और इस तरह से सरकार विरोधी जितनी ताकतें थी वो सब के सब जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, जनपथ रोड और साथ ही साथ टॉलस्टॉय रोड, मंडी हाउस तक, इंडिया गेट तक, और इस तरह से पूरे कनॉट प्लेस में इनका फैलाव हो गया। नतीजा क्या हुआ कि पूरे कनॉट प्लेस का दुकान 20 तारीख को बंद किया गया, ऑफिसेज बंद किए गए, और इस तरह से प्रत्येक दिन, चाहे 21, 22, 23 को हो, आवागमन बंद कर दिया गया। इंटरनेट कनेक्शन काटना पड़ा सरकार को इनके उपद्रव को देखते हुए। तो ऐसी सूरत में सतीश अग्रवाल साहब ने एक याचिका दायर करके एनआईए इन्वेस्टिगेशन, चूँकि इसमें नेता, पॉलिटिकल जो भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करने वाले जो विदेशी शक्तियां हैं उनका, और जो धरना प्रदर्शन में जो लोग जुटे थे उनका एक जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ का पता लगाने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए भारत के कानून के हिसाब से ये याचिका दी गई थी कि एनआईए को इन्वेस्टिगेशन दिया जाए या कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो उनको ये दिया जाए। साथ ही साथ ये कहा गया कि जितनी एफआईआर दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया है उसका भी इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह से दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया, मेट्रो स्टेशंस पे तोड़फोड़ मचाई गई, सड़क के किनारे तोड़फोड़ मचाया गया, प्राइवेट व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया, इन तमाम संपत्तियों को लेकर के भी किया गया कि वहां अमन चैन की ज़िंदगी बहाल किया जाए, आवागमन को बहाल किया जाए, ताकि वहां क्या लोगों का जीवन जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। आज माननीय उच्च न्यायालय में इस पूरी याचिका पर सुनवाई हुई, और याचिका पर सुनवाई काफ़ी लंबा चला,
और उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का भी नज़ीर पेश किया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का कहना था कि जहाँ तक एनआईए इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, ये सारा पावर केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार एनआईए का जो एक्ट है उसके धारा 6 के तहत वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके एनआईए इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले में करा सकती है और कोर्ट को इसका अधिकार नहीं था, ये व्यू कोर्ट ने लिया। जब हमने कहा कि भाई इसको स्पेशलाइज एजेंसी से जांच कराया जाए, तो कोर्ट का कहना था कि पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर किया है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए और अगर आप बाद में असंतुष्ट हों तो आप फिर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लिहाजा आप मामले को विड्रॉ कर लीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर आप मामले को विड्रॉ करते हैं तो वो आदेश देंगे कि हम जो याचिका करता है वो सरकार को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कानून को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उस पर यथोचित आदेश पारित करके। और यह भी कहा गया कि अगर आप एनआईए से जांच कराना चाहते तो ये भी रिप्रेजेंटेशन आप भारत सरकार को दे सकते हैं। इन ऑर्डर के साथ इस याचिका को आज वापस कराया गया। तो याचिकाकर्ता सतीश अग्रवाल जी अब वो भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस को अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे और उस पर जो कार्रवाई होगी, अगर वो संतोषप्रद रहा तो ठीक है, संतोषप्रद नहीं रहा तो फिर वो न्यायालय का दरवाज़ा बाद में खटखटाएंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का दरवाज़ा खटखटाने के बाद। आपको नहीं लगता कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, मतलब जैन जी के नाम पे, ऐसा नहीं लगता कि ये भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, आपका जो ये प्रश्न है ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि जब 20 तारीख को 12 बजे के बाद जंतर मंतर पर जो नारे लगने लगे, वो नारे छात्र आंदोलन, स्टूडेंट एजिटेशन, उनके जो नीट पेपर लीक या कोई भी पेपर लीक है उससे जुड़ा हुआ नहीं था। उसके आड़ में किस तरह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जाए, किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जाए और किस तरह से भारत के अंदर धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा किया जाए, इसके लिए नारे लगने लगे, इसके लिए स्लोगन्स लगने लगे। आपको याद होगा कि एक जो नारा बहुत ही पॉपुलर है जो भीम आर्मी वाले लगाते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस तरह का जो स्लोगन जंतर मंतर और इन उपद्रवियों के द्वारा जब दिया जाने लगा, तब सरकार को लगा कि ये छात्र आंदोलन नहीं, यह आंदोलन तो किसी और दिशा में जा रहा है। और उसके बाद छात्र वहाँ से निकलकर चले गए, अपने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या घर में चले गए। उसके बाद आप छात्रों को नहीं पाएंगे कि वो इस मूवमेंट में थे, क्योंकि आपको पता है कि जो नीट का तैयारी करने वाले छात्र हैं वो इस तरह से सड़कों पे आकर के उद्दंडता नहीं करेंगे। उनको अपना सिविलाइज्ड संस्कार पता है। जो बड़े बड़े एग्जामिनेशंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करने वाले या यूपीएससी, आईएएस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, वो इस तरह से किसी को गाली देने का काम, पत्थर फेंकने का काम और डंडा चलाने का काम नहीं करेंगे। तो आप पाएंगे कि ये जो लोग यहाँ एकत्रित हैं और वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री के घर पे जाके धरना देने का प्रयास करते हैं और धरना पर बैठ जाते हैं उनके घर के बाहर। जिस तरह से संसद भवन को घेरने का 20 तारीख को संसद भवन का जो ये सत्र है, रेनी सीजन का सत्र है, वो सत्र जब शुरू होता है उसी दिन आप उसका घेराव करने चले जाते हैं और कारण यहाँ तक आप मजबूर कर देते हैं पार्लियामेंट हाउस के अथॉरिटीज को कि उनको मेन गेट बंद करना पड़ा। यानी कि आप संसद भवन में घुसना चाहते थे। तो उनका इंटेंशन बहुत क्लियर था। बांग्लादेश और नेपाल की तरह वो जैन जी का वो आंदोलन लाना चाह रहे थे। तो उनका मकसद छात्रों का भला नहीं था, उनका मकसद शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से उन्नत बनाया जाए वो नहीं था। उनका एकमात्र मकसद था
माननीय नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत को किस तरह से अस्थिर किया जाए, बदनाम किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि को बिल्कुल धूमिल कर दिया जाए, तो उनका मंशा बहुत क्लियर था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जब कल देर रात में प्रधानमंत्री ने मीडिया में आ करके उन्होंने छात्रों के मांगों को ध्यान में रखते हुए घोषणा कर दी, और उनका घोषणा जब आप देखेंगे जिस दिन इस पूरे मामले की शुरुआत हुई और दीपिके जो उनके नेता हैं उन्होंने जो मेमोरेंडम पढ़ा कानून बनाने की, छात्रों का परीक्षा का, तो प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इनकी चिंता को देखते हुए, इनकी दुख दर्द को देखते हुए तुरंत एग्ज़ाम कराया गया, उसका रिजल्ट आया और उसमें बड़ी संख्या में छात्र जो है सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया कैबिनेट में लाया जाएगा और जो संसद का अभी सत्र चल रहा है इसी सत्र में उसको पेश भी किया जाएगा। तो छात्र जो कानून चाह रहे थे, छात्र जो ट्रांसपेरेंसी चाह रहे थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनने का वो आदेश भी पारित हो गया ताकि जो कल्प्रिट्स हैं, जो पेपर लीक करने का, उनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द दिया जाए। तो छात्र का जो डिमांड था वो मान लिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री का घोषणा हो गया, बावजूद इसके आप धरना को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मंशा क्या है? मंशा है कि आपको छात्रों के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल बॉस के, यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं, आम आदमी पार्टी जो इतना बड़ा कोर्ट का मुकदमा झेल रहा हो, वो अब ईमानदारी का दुहाई देने के लिए और किस तरह से पूरे मामले को भड़काने का प्रयास कर रहा है। तो आप आम आदमी के नेताओं को देखें, कांग्रेस के नेताओं को देखें, जितनी लेफ्ट पार्टियां हैं उनके नेताओं की स्थिति देखें, तो आप जब एक एक करके पूरे घटनाक्रम को जो जंतर मंतर और उसके इर्द गिर्द चल रहा है वो इसी दिशा की ओर आपको ले जाएगा कि ये छात्र आंदोलन नहीं बल्कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के तहत यह एक अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ, परसों शाम से एक मीडिया में बहुत ज़ोर से न्यूज़ तैरने लगा कि जितने जो लोग आए हुए धरना प्रदर्शन में उनको जोमेटो के माध्यम से, स्विगी के माध्यम से भोजन मुहैया कराया जा रहा है, उसका पेमेंट कौन कर रहा है किसी को पता नहीं है। वो बल्कि उनका जब मैं इंटरव्यू देखा तो ये पता चला कि उसका जो पेमेंट करने वाला है कोई मुस्लिम कंट्री में बैठा है, कोई बांग्लादेश में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, वो विदेशों से उनको खाना मुहैया कराया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे आंदोलन को विदेशी धरती से फंडिंग आंच दिया जा रहा है, फंडिंग दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किस लिए? कि माननीय नरेंद्र मोदी का जो अलग पूरी दुनिया में है उस अलग को कैसे धूमिल किया जाए, उस अलग को कैसे मंद किया जाए, इस दिशा में। अच्छा ये बताइए, जो विपक्ष है गुंडागर्दी कर रहा है इस्तीफे की मांग के लिए, उससे क्या हल निकल जाएगा? देखिए, सिविलाइज समाज में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, मैं एक जजमेंट का हवाला दूंगा। वेस्ट बंगाल का ये था जहाँ की एक संस्था बनी थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स करके एक संस्था बनी थी, और उस संस्था के द्वारा ये किया गया था केस फाइल सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया कि साहब ये जो अनरूली मॉब, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मॉब आ करके दंगा फसाद, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, और सरकार को बिखेरने का जो प्रयास होता है, ऐसे आंदोलन को किस तरह से हैंडल किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी ज़बरदस्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस देश में रूल ऑफ लॉ हो उस देश में गुंडागर्दी का, उस देश में कानून को हाथ में लेने का किसी भी तरह से किसी नागरिक को, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी संस्था को कोई अधिकार नहीं है। जहाँ संविधान है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ हर सूरत में, हर परिस्थिति में रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही सारी समस्याओं का निदान निकलेगा। तो क्या आपको लगता है कि जो धरना प्रदर्शन जो ये लोग कर रहे हैं जंतर मंतर और उसके इर्द गिर्द के एरिया में, क्या ये किसी भी तरह से आपको रूल ऑफ लॉ के द्वारा
निर्धारित या नियमित लग रहा है क्या? ये बिल्कुल रूल ऑफ लॉ का माखौल है। रूल ऑफ लॉ कोई की धज्जी इन्होंने उड़ा दी है, संविधान की धज्जी उड़ा दी है। किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी सरकारी अथॉरिटी का किसी भी तरह का सम्मान नहीं है और ये सबको गाली गलौज कर रहे हैं, सबके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको पत्थर से मार रहे हैं, डंडा से मार रहे हैं और उसके बाद ये कोर्ट जा कर के पुलिस को, सरकारी तंत्र को, सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और दुख की बात है कि इसके पीछे जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाला इंटेलिजेंसिया क्लास है इस देश के अंदर, वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि कितने पीआईएल कोर्ट के अंदर डाला जा रहा है, कभी इंटरनेट के नाम पर तो कभी पुलिस एट्रोसिटी के नाम पर, और इस तरह से कोर्ट को भी गुमराह करके ये सरकार पर प्रेशर बनाने की पूरी तैयारी में है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर एनएसए लगाना चाहिए? देखिए, ये सरकार का इसीलिए आज माननीय हाई कोर्ट ने सतीश अग्रवाल वाली याचिका में कहा है कि आपको किसी भी तरह का ग्रीवांस है, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दीजिए और उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध कीजिए। तो सतीश अग्रवाल जी इन तमाम बिंदुओं पर विचार करके अपना रिप्रेजेंटेशन 1-2 दिन में ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देंगे।